चलो सीधा कहानी पे आते हैं। ग्रैन मन में सोच रहा होता है कि इसकी सारी बातें दूसरे सर्वेंट से मिल रही हैं और हमारा टाइनी इसे कहता है कि मैं समझ गया हूँ क्या सीन है, तो तुम वो इतना बोल ही रहा था तभी टाइनी कहता है कि इनोसेंट बनते हुए, अब मेरे साथ क्या होगा? क्या स्ट्रीट लॉर्ड मेरी सेफ्टी की एश्योरिटी देंगे? ग्रैन के पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं होता, वो एकदम शांत बैठा होता है। उसको देखते हुए कह रहा होता है, तुम कल आना सुबह मेरे पास मिलने, अभी के लिए तुम जा सकते हो, मैं तुमसे कल बात करूँगा। और उसको बाहर निकाल देता है और गेट बंद कर लेता है। टाइनी मन में सोच रहा होता है कि मुझे इतने चेहरे याद हैं, लेकिन इसका चेहरा क्यों नहीं याद आ रहा है? क्या मैं भूल गया हूँ? ना, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे याद है, पिछली लाइफ में मैंने इन सबको पीटा था, मुझे पक्का याद है इसने लेकिन इसके क्वेश्चंस ख़त्म क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या इसको मेरे ऊपर शक है? नहीं, मुझे लगता तो नहीं है। इसने मुझे वापस क्यों बुलाया है? ये बंदा चाहता क्या है? मुझे इसको इतने ईज़ी में नहीं लेना चाहिए। वो यही सारे चीज़ें सोच रहा होता है। सीन अगले दिन पे शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कुछ पैसे और एक मर्सेनरी का बैच पड़ा होता है। टैनी शॉक में कहता है कि ये क्या है और आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं? ग्रैंड क्लियर करते हुए कहता है, तुम्हें दूसरे लैंड चले जाना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि तुम्हारा जो टैलेंट है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्बाद होगा। तो ये बैच तुम अपने पास रखो, वो से ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सिर्फ़ एक सी क्लास के मर्सनरी का बैच है, जो मैंने बनाया, तो इससे तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। हमारा एमसी कहता है, लेकिन ये आप मुझे दे क्यों रहे हैं? ग्रैंड आंसर देता है कि तुम्हें लगता है समझ में नहीं आया, जो तुम्हारा टैलेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इस एरिया के मुकाबले, और तुमने जो चीज़ें हासिल करी हैं वो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। तुम समुंदर की मछली हो, तुम इस गलियारे में नहीं रह सकते। यही सब कहते हुए उसे कह रहा होता, कहता है कि तुम्हें मेरे लिए ग्रेटफुल होने की ज़रूरत नहीं है। टाइनी मन में सोच रहा होता है कि अब समझ नहीं आ रहा कि मुझे इसका चेहरा याद क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि ये यहाँ था ही नहीं। इससे ऐसा इंसान, इसके ऐसा अच्छा इंसान यहाँ टिक ही नहीं सकता, ये इससे पहले यहाँ चला गया होगा। टैनिस को थैंक्स कहते हुए बोलता है कि मैं भी यहाँ से जाने की सोच रहा था। आपने मन में सोचते हुए कहता है कि जब से ब्लैक मैजिशियन की खबर बाहर गई है, इंपीरियल फैमिली पक्का इस पे कुछ ना कुछ एक्शन लेगी, और ड्यूक की इन्वेस्टिगेशन टीम आसानी से डील करने वाली टीम नहीं है। मुझे ड्यूक से मिलने खुद जाना पड़ेगा। ग्रेन कहता है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि तुम अगर यहाँ से जाना चाहते थे, अगर तुम सक्सेस हो जाओ तो मेरा नाम मत भूलना। टेनिस को चढ़ाते हुए कहता है कि आपका क्या नाम है? ड्यूक शॉक में बोलता है, तुम्हें मेरा नाम नहीं पता? चलो कोई नहीं, मेरा नाम है ग्रैन लिबर्टी। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है टाइनी उस कमरे से बाहर आ चुका होता है, जो उस जगह से बाहर निकलते हुए सोच रहा होता है कि ग्रैंड मास्टर स्टेट लॉर्ड दोनों निपटा दिए गए हैं मेरे द्वारा, और फिलिस सर का फ्यूचर ग्रैंड जैसे नाइट्स पर डिपेंड करता है। मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर एक अनसॉल्व मिस्ट्री छोड़कर जा रहा हूँ। अब जब मेरे पास मर्सनरी का बैच है, मुझे एक हॉर्स लेना चाहिए। बस तभी वुल्फ उसके बाहर आ जाता है और उसके सामने अपनी पूँछ हिलाने लगता है। टाइनी कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम पर राइड करूँ? मुझे चक्कर नहीं खाने। सिर्फ़ ऑर्क जैसे क्रिएचर ही तुम्हारे ऊपर राइड कर सकते हैं, क्योंकि उनका बैलेंस सेंस बहुत ज़्यादा बुरा होता है। टाइनी सोचने लगता है, एल्फ ने मेरे को बताया था कि जितना स्ट्रॉन्ग मास्टर उतना स्ट्रॉन्ग स्पिरिट, तो मैं इससे कनेक्शन बनाकर इससे ऊपर राइड तो कर सकता हूँ, लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी वो वुल्फ के ऊपर बैठ जाता है और अपनी स्पिरिट टेमिंग का लेवल बढ़ जाता है, और उसका सोल वुल्फ की सोल से काफ़ी अच्छे से लिंक हो गई होती है। उसके बाद लूनन वुल्फ की बॉडी फुल मसल फ्लेक्स करने लगती है। वो अपनी वो अपनी डेस्टिनेशन पर काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है। टाइनी सोच रहा होता है कि मैं इसकी सारी सेंस महसूस कर सकता हूँ। टाइनी सोचता है कि मुझे वहाँ जाने में जितना समय लगना था, अब उससे काफ़ी ज़्यादा कम समय लगेगा। टाइनी अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे अब वहाँ जाना चाहिए जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था, जब ह्यूमैनिटी वो अपने 7 पवित्र रेलिक्स के लिए, ह्यूमैनिटी के जो 7 पवित्र रेलिक्स थे उनको वो हार चुकी थी। वो उनसे चोरी हो चुके थे। मुझे इस लाइफ़ में अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना है और ह्यूमैनिटी को बचाना है। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं ड्यूक से मिलने के बाद वहाँ डायरेक्ट जाऊँगा। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एक जादू वाले कपड़े में एक बंदा जो एक मेज होता है, वो गार्ड्स उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो अपने मैजिक से उन दोनों गार्ड्स को साइड में करते हुए वहीं पे बेहोश कर देता है। हमें पता चलता है ये वही जगह है जहाँ स्टेट लॉर्ड की बॉडी है, और यहाँ पे ग्रैन सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा है। हमें ग्रैन दिखाया जाता है जो मैजिक को सेंस कर लेता है, और मेज तभी उसके सामने आ जाता है। ग्रैन कहता है, कौन हो तुम?
मेज उससे कहता है कि ये जानना ज़रूरी नहीं, ज़रूरी ये है कि मुझे ये बताओ ये सारे इंसिडेंट के बारे में, स्टेट लॉर्ड के असैसिनेशन के बारे में। और वो चुटकी बजाते हुए एक मैजिक कास्ट कर देता है। गिरन उसको सारी बातें बता देता है कि कौन था, किसने मारा, सारी चीज़ें। मेज कहता है कि स्टेट लॉर्ड की बॉडी कहाँ है फिर? वो बता देता है कि वो बेडरूम में है, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसने हमें वहाँ से हटाने के लिए मना किया था। तभी मेज एक अजीब सा स्पेल करता है और उससे कहता है कि अब तुम 1 घंटे के लिए सो जाओ। ग्रन एकदम से उठता है और कहता है कि मैं सो गया था? शायद मैं खुद को कुछ ज़्यादा ही पुश कर रहा हूँ। तभी पीछे से एक सैनिक भागते हुए आता है, कहता है सर स्ट्रीट लॉर्ड की बॉडी वो गायब है। हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है वो मेज जो कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हुए दिखाया जा रहा होता है। वो ग्रैंड मास्टर की शॉट को टच करते हुए कहता है इस शॉट का मास्टर मारा जा चुका है। इन सब के पीछे वो लड़का है जिसने वुल्फ को मारा था। वो लड़का इस इंसिडेंट के पीछे भी है। धत तेरी की, मुझे उसको सबक सिखाना होगा। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद वो लड़का गायब ही हो गया है। हमें टैनी दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो वैलेंटिया की तरफ जा रहे हैं। यहाँ सब कुछ कितना अच्छा है, मगर उस इंसान ने अगर यहाँ पे एक्शन लिया तो सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पे कितना कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मुझे एक बार इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से सोचना चाहिए। उससे पहले मुझे कुछ अच्छे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। मुझे ग्रेन की काइंडनेस का बहुत आभारी हूँ, लेकिन इतने पैसों में मेरा कुछ होने वाला नहीं। तभी उसके सामने एक बंदा खड़ा होता है, वो कहता है तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं वो हमें दे दो बच्चे। हो भाई, ये पैसे भी किससे छीन रहे हैं जो लिटरली इनकी तोड़ने वाला है, मुझे लग रहा है। वो 2 लोग होते हैं और एक चिल्लाता है, तुमने अभी तक पैसे निकाले नहीं? लगता है मैं तुमसे बहुत अच्छी तरह से बात कर रहा हूँ, मुझे तुम्हें काटना ही पड़ेगा। तभी टाइनी कहता है एक बैड सी स्माइल देते हुए कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? और सोच रहा होता है कि पिछली ज़िंदगी में मेरी एक रूमर था कि अगर तुम्हें कहीं पर भी जायंट की शैडो दिखे तो अपनी आवाज़ की सांस की आवाज़ भी दबा लेना, क्योंकि अगर उसने तुम्हें देखा तो तुम्हारी रूह के साथ साथ तुम्हारी हड्डी, तुम्हारी मांस सब फाड़ देगा वो। और उसने सबको थोड़ा-थोड़ा सबक सिखा दिया होता है, उनके पैसे हाथ में लेकर उछाल रहा होता है। सब लोग वहाँ पे शॉक हो जाते हैं, कहते हैं कि इसने रीफर्स गैंग से पैसे ले लिए, इसने रीफर्स गैंग से पंगा ले लिया है, जो एक नाइट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो दोनों वापस से उठकर टाइनी के ऊपर हमला करते हैं और वो दोनों पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। टाइनी एक के ऊपर पोटली फेंक के मारता है और दूसरे को अपनी लात से मारकर काफ़ी दूर तक फेंक देता है। सब के सब वहाँ खड़े हुए शॉक हो चुके होते हैं। सबको कूटने के बाद पैसे उठा रहा होता है। तभी ये कहता है हमारा बॉस तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए वहाँ से ही करते हुए वहाँ से निकलने लगता है और कहता है तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा गरम जेब थी। तुम काफ़ी अच्छे लोग हो, मैं तुम लोगों को थैंक्स कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है टाइनी ने एक आर्मर ले लिया होता है और वो आयरन बुल की स्किन से बना हुआ होता है और एक हथौड़े जैसा कुछ ले लिया होता है। उसको देखते हुए सोच कह रहा होता है कि ये मेरे वॉर हैमर जितना तो अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, अभी का मैं इससे काम चला ही सकता हूँ। वो अपने हैमर को ट्राई कर ही रहा होता है। तभी देखता है कुछ लोग जो आपस में बात करते जा रहे होते हैं कि वो कितनी सुंदर है, लेकिन मुझे उसके पास जाने का मन कर रहा है, लेकिन उसके पास जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। टैनी दुकानदार से पूछता है, "आज कोई ख़ास बात है क्या?" दुकानदार कहता है, "तुम्हें नहीं पता? लगता है तुम बाहर से आए हो। पता है आज प्रिंसेस वैलेंटाइन गलियों में घूम रही हैं।" टैनी मन में सोचने लगता है कि अगर एरिना ने मुझे अफेक्शन के बारे में बताया तो प्रिंसेस ने मुझे मीनिंग समझाई है उम्मीद की। और दोनों ने मेरी लाइफ चेंज कर दी है। पिछली लाइफ में वो मेरे बारे में भूल गई थी, लेकिन इस बार मैं उसको भूलने नहीं दूंगा। मैं जाकर स्वॉर्ड एम्परर से मिलने के लिए उससे मदद मांगूंगा और इस बार मैं उसको सच में अपने बारे में भूलने नहीं दूंगा। हमें दिखाया जाता है वैलेंटाइन को जो उन गलियों में घूम रही होती है और गलियों के बारे में जान रही होती है। उसके साथ होता है एल्डर सन काउंट ल्यूसेंट का, जिसका नाम है एडमंड वॉन ल्यूसेंट। वो अपने शहर के बारे में बता रहा होता है। वैलेंटाइन का इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। वो सीधा बोल देती है कि क्या हम घीटो जा सकते हैं? प्रिंस काफ़ी शौक दिखता है और काफ़ी धीरे से आवाज़ में कह रहा होता है, हाँ हाँ, हमें वहीं जाना चाहिए। वो अपने मन में सोच रही होती है कि मेरी पूरी लाइफ अब प्रिंस के साथ बीतेगी। मेरे डैड क्या ही सोच रहे हैं कि मैं अब अपनी पूरी लाइफ किसी दूसरे की मर्ज़ी से जीऊँ, मेरी पास अब बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं रहेगा। उफ़! तभी वो पीछे से आवाज़ सुनती है कि नाइट्स कह रहे होते हैं, "पकड़ो उस लड़के को, उस बच्चे को जाने मत देना।" टाइनी उनके सामने आर्गुमेंट कर रहा होता है। प्रिंसेस कह रही होती है कि, "कौन है ये बच्चा?" प्रिंस भी पीछे से चिल्लाते कहता है, "कौन है ये बच्चा? ये कहाँ से आ गया?" तभी टाइनी प्रिंसेस को रिंग दिखाता है और कहता है कि
ये रिंग मुझे खुद प्रिंसेस ने दी है, और आपने कहा था अगर मुझे आपसे कोई मदद चाहिए तो आपसे आकर मिलूँ। और प्रिंसेस वो रिंग देख के कहती है कि हाँ, ये रिंग मेरी ही है। तो उसके साथ जो लेडी नाइट होती है कहती है कि आप श्योर है ना? तभी प्रिंसेस कहती है कि लेकिन ये रिंग तो मैंने फिलिस शहर में एक बच्चे को दी थी। टैनी शॉक होता है। प्रिंसेस कोल्ड लुक में कहती है कि तुम्हें कैसे मिली ये रिंग? तभी हमारा टैनी कहता है धत तेरी की। तभी सारे नाइट टैनी की गर्दन पे तलवार रख देते हैं और कहते हैं कि जवाब दो। तभी टैनी काफ़ी अ, डरा हुआ सा सोचता है कि मैंने क्या गलत किया? मैं बहुत ज़्यादा जल्दी आ गया। वो लड़की जो प्रिंसेस के साथ है, वो कहती है कि जवाब दो बच्चे। टैनी काफ़ी होशियारी से जवाब देता है, कहता है कि मैं समझा सकता हूँ, आप यकीन नहीं करोगे बट मैं ही वो बच्चा हूँ। प्रिंसेस उसको घूर रही होती है। टैनी सोचता है ये मुझे पहचान नहीं रही है क्योंकि मैं एकदम से बड़ा हो गया हूँ। टैनी कहता है पूरे फिलिस शहर में मैं ही था जिसके पास ब्लैक हेयर थे। प्रिंसेस कहती है कि मगर कैसे? तुम पहले कितने कम वीक और गरीब थे, और साथ ही साथ तुम काफ़ी ज़्यादा छोटे थे, और मुझे याद है कि तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी लग रहे थे। टैनी अपने मन में सोच रहा होता है इसको हमेशा से ही क्यूट और अच्छी चीज़ें पसंद हैं, लेकिन इसके लिए मेरे पास एक चीज़ है। वो लूनर वुल्फ को प्रिंसेस के हाथों में समन कर देता है। प्रिंसेस चिल्लाते हुए कहती है कितना क्यूट है ये, तुम्हारी स्पिरिट है। मैंने सुना है प्योर हार्ट वाला ही कांटेक्ट कर सकता है स्पिरिट से। टैनी मुंह बनाते हुए कहता है कि हाँ, ये सच है। प्रिंसेस की जो सर्वेंट काफ़ी चौंकती है और कहती है कि ये लड़के के पास हथियार हैं, कवच है, मुझे प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तभी प्रिंसेस कहती है कि तुमने इसका नाम क्या रखा है? टैनी रिप्लाई देता है लूनर वुल्फ, क्योंकि ये मूनलाइट सा लगता है मुझे। प्यारा नाम है ना प्रिंसेस? प्रिंसेस कहती है कि मुझे नहीं लगता था कि कुछ मंथ में तुम इतने ज़्यादा चेंज हो जाओगे। तुम 10 साल ज़्यादा बड़े लग रहे हो। टाइनी रिप्लाई देता है कि मैं इस साल 13 का हो जाऊंगा, और हाँ, मेरा नाम है टाइनी। जब जब से मैंने अपना माना सीखा है मैनिफेस्ट करना, तब से मेरी एज काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तभी प्रिंसेस की सर्वेंट कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस हो बच्चे, हो कौन तुम? कोई डेमीगॉड? पीछे से प्रिंसेस कहती है विवान। तो इस लड़की का नाम विवान है, हम इसे विवान ही बुलाएंगे। विवान कहती है मुझे माफ़ करना प्रिंसेस, बट मेरा काम है आपको सेफ रखना। प्रिंसेस के साथ वाला जो काउंट का बेटा होता है वो भी कहता है कि विवान की बात से मैं एग्री करता हूँ। डैनी कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई बिलीव करे या ना करे, मगर माय लेडी आपने कहा था जब मुझे मदद की ज़रूरत हो तो मैं ये रिंग लेकर आपसे मिलने आऊँ। प्रिंसेस कहती है कि हाँ, मैंने कहा था, तो क्या मदद चाहिए तुम्हें? डैनी कहता है कि मैं मिस्टर एसगार्ड वॉन वैलेंटाइन से मिल सकता हूँ। सब नाइट्स काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, और सब नाइट्स कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या? डैनी सीरियस सा लुक बनाकर कहता है कि तुमको लगता है कि मैं किसी ऐसे इंसान को कुछ नुकसान पहुंचा सकता हूं जो एक सुपर ह्यूमन है, कॉन्टिनेंट का जो सबसे खतरनाक ऑरा मास्टर्स में से एक आता है, जो पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन के नाम से जाना जाता है, जो खुद एक स्वॉर्ड एम्परर है। विवान काफ़ी अजीब सा मुंह बनाकर कहती है, और बना रही होती है और टाइनी को देख रही होती है। प्रिंसेस हंसते हुए कहती है कि शायद मेरे डैड भी ये नाम सुनकर अजीब सा फील करेंगे, स्वॉर्ड एम्परर। और कितनी पुरानी बात हो गई है कि उन्होंने 7 ग्रेटेस्ट नाइट की लिस्ट में आ गए हैं, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन स्वॉर्ड एम्परर ये काफ़ी अच्छा था। टाइनी सोचता है, कहता है कि शिट, इस मूवमेंट पर ये स्वॉर्ड मास्टर नहीं थे। प्रिंसेस कहती है कि लेकिन हाँ, ये नाम उन पर सूट करेगा, मुझे उनसे मिलना है। प्रिंसेस उनको बताता है कि फिलिस शहर में क्या हुआ था। प्रिंसेस शॉक में होती है, कहती है कि फिलिस शहर में मैं हूँ, मैंने उन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस किया है जो आप सोच भी नहीं सकती प्रिंसेस। टाइनी कह रहा होता है, सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस विवान से पूछ रही होती है कि फिनिश शहर में क्या हुआ था। विवान मुंह बनाते हुए धीरे से कहती है कि काफ़ी खतरनाक है, जैसा टाइनी ने बताया आपको। वहाँ एक स्टेट लॉर्ड जो था, वहाँ वो एक ब्लैक मैजिशियन था, इसके पीछे कोई और है। तो टाइनी ने सच ही बोला था। टाइनी अगर हमारे फादर से मिलना चाहता है तो हम सीधा अपने फादर से मिलने जाएंगे। विवान कहती है ठीक है लेडी, लेकिन एक चीज़, आप कब तक इस स्पिरिट को अपने पास रखना चाहती हो? अगर इसने आपको हार्म किया तो? प्रिंसेस कहती है कि ये क्यूट सी छोटी सी स्पिरिट देखो कितनी प्यारी है, कैसे किसी को हार्म कर सकती है? लूनर लूनर वुन विवान की तरफ एक अजीब सी आंखों बना के देखता है, और विवान भी ब्लश करते हुए कहती है कि हाँ, क्यूट है बहुत ज़्यादा। प्रिंसेस पूछती है
टाइनी कहाँ है? विवान कहती है कि वो सर एडमंड लेकर गए हैं उसको अपने किसी काम के लिए। तभी लूनर वुल्फ डिसअपीयर हो जाता है। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एडमंड कह रहा होता है, फाइनली अब हम आराम से बात कर सकते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? टाइनी। हाँ, क्या तुम मेरे से एक फ्रेंड की तरह बात कर रहे हो? टाइनी कहता है कि तुमने कहा तुम जानते हो ब्लैक मैजिशियन के बारे में। तो हमारा एडमंड कहता है, मैं क्या जानूँ ब्लैक मैजिशियन के बारे में, मैं तो तुम्हें यहाँ लाना चाहता था। टाइनी कहता है, तो तुमने मुझसे झूठ बोला। एडमंड कहता है, मुझे जवाब मत दो, तुम्हें मेरे को पलट के जवाब देने की हिम्मत कैसे हुई? तुम कितने इरिटेटिंग से हो, तुम्हारे पास कोई मैनर्स नहीं है। और उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करता है। टाइनी उसका हाथ पकड़ लेता है। एडमंड कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक नोबेलिटी को चैलेंज करने की? एडमंड ये चीज़ कह रहा होता है और कहता है कि तुमने मेरा हाथ हाथ कैसे पकड़ा, और उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है और वो उसका अपना हाथ हिला भी नहीं पा रहा होता है। एडमंड चिल्लाता है, तुम्हारी कैसे हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ वायलेंस करने की? टाइनी उसका हाथ छोड़ते हुए क्या और अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है कि नोबल ये क्या है, लेकिन मैं इन सब से बारे में नहीं जानता। तभी वो कहता है कि क्या बोले तुम? टाइनी कहता है, लेकिन हाँ एक चीज़ है, मैं तुम्हें सबक ज़रूर सिखाऊंगा। एडमंड कहता है, तुम हरामी बच्चे, ऐसा है फॉलो करो मुझे और मैं देखता हूँ तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है। शीन शूट होता है, हमें दिखाया जाता है विवान जो काफ़ी तेज़ी से घोड़ा कहीं ले जाते हुए सोच रही होती है। प्रिंसेस ने कहा था टाइनी को ढूंढूं और कहीं वो ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रही हैं स्पिरिट के एकदम से गायब हो जाने पर। बट क्या सच में एडमंड टाइनी को कासा ले गया है? आह, कहीं मुझे देर ना हो गई हो। तो ये तो एडमंड हमारा टाइनी को एक जगह लेकर जाता है और एक बंदे के सामने उससे कहता है, इस बच्चे को सबक सिखाओ और ये अपनी औकात भूल गया है, नीच कहीं का। वो बंदा कहता है, माफ करना सर लेकिन ये बच्चा है। एडमंड उसको खींच के थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम मेरे से जुबान लड़ा रहे हो, लगता है तुम भी अपनी औकात भूल चुके हो। मैंने जैसा कहा वैसा करो, इसको सबक सिखाओ। ठीक है सर। वो अपने बंदों को आवाज मारता है, एरिक टेलमन इस बच्चे की जरा अच्छे से खातिरदारी करो। हैरी को टेलमन सामने आते हैं, कहते हैं, जी बॉस जैसा आपने कहा। तभी वो एकदम से टाइनी को देख लेते हैं और शॉक हो जाते हैं, कहते हैं, ओ माय गॉड भैया, उनकी जैसे जैसे हवा से निकल गई, जैसे टिपटी सी गुल हो गई है। टाइनी को चिढ़ाते हुए कहता है, का हो बबुआ, का हाल बा हो? उनका लीडर कहता है, एरिक टेलमन खड़े क्यों हो तुम लोग? वो दोनों अपने बॉस के जाकर पैरों में गिर जाते हैं, कहते हैं कि बॉस यही वो बच्चा था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। प्लीज बॉस इसको सबक सिखाओ, प्लीज रिफस। तो इस लीडर का नाम है रिफस। रिफस कहता है, बच्चे तुम आज बहुत बुरी किस्मत है तुम्हारी, क्योंकि तुम इस मैटर में आ चुके हो और मेरा सामना करना पड़ेगा तुम्हें। एडमंड खुश होते हुए कहता है कि अब देखूंगा तुम्हारा घमंडी चेहरा टूटते हुए। रिपस पूरी ताकत से टैनी पर अटैक करता है। टैनी भी आराम से अपना हैमर से मारकर उसको फेंक देता है। एकदम से उड़ते हुए जाता है और जाकर एक जीने पे धड़ाम से गिरता है और लिटरली काफी ज्यादा तेज आवाज आती है और हमें दिखाया जाता है टैनी स्माइल करते हुए कहता है कि कैसा रहा? एडमंड और बाकी रिफस गैंग के लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। टैनी एडमंड को देखते हुए कहता है, बस यही था क्या? और उसकी तरफ काफी डेंजरस सा लुक लेके चलने लगता है। एडमंड रिफस को चिल्लाते हुए कहता है कि रिफस तुम कमीने कहीं के उठो और मुझे प्रोटेक्ट करो। टाइनी कहता है, प्रोटेक्ट करेगा ये, वो भी तुम्हें? कोशिश कर ले जिसमें हिम्मत है। एडमंड डर के मारे बेहोश हो जाता है और उसी के साथ साथ रिफस भी वहां पे उसका भी काम तमाम हो जाता है। टाइनी कहता है, तो मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारा लीडर इतना ज्यादा लूजर निकलेगा। और तुम लोगों को क्या कहना है? भाई उन दोनों की लिटरली गीली हो चुकी है। तभी विवान गेट तोड़ते हुए आती है और टाइनी को देखकर शॉक हो जाती है, कहती है कि ये सब तुमने किया? और ये एडमंड नीचे क्यों पड़ा हुआ है? टाइनी साइड में बैठ के मस्त किताब पढ़ रहा होता है। विवान कहती है कि तुम लिटरली कैसी जिंदगी जी के आए हो? टाइनी कहता है कि अरे वो सब छोड़ो, मुझे बताओ तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? विवान कहती है कि कुछ नहीं, वो बस प्रिंसेस परेशान थी तुम्हें लेकर कि जी तुमने तुम्हारी स्पीड एकदम से गायब हो चुकी थी। क्या सिनेरियो चल रहा था हम समझ में नहीं आया। तभी टाइनी विवान को एक बुक देते हुए कहता है कि ये ब्राइवरी की लेजर है, ये लोग इन्वॉल्व हैं काफी सारे गलत कामों में। इनको ये नहीं पता था कि इम्पेरियल लॉ की पनिशमेंट के बारे में कि वो कितनी खतरनाक है। विवान सिर्फ शौक में खड़ी रहती है। टैनी एटीट्यूड में कहता है कि मुझे नहीं लगता कि एविडेंस के बाद ऐसा एविडेंस के बाद इनके अंदर अब थोड़ा सा भी घमंड बचेगा और ये लोग किसी भी तरह से छूट पाएंगे। विवान कहती है कि टैनी लेकिन तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, तुमने कैसी लाइफ जी के आए हो? अगले दिन का सीन हमें दिखाया जाता है। प्रिंसेस कहती है, एडमंड अरेस्ट हो चुका है क्योंकि जो लास्ट नाइट का इंसिडेंट हुआ था उसके बाद उसको काउंट की फैमिली से भी निकाल दिया गया है। वो पक्का काफी टाइम से इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ या इस ऑर्गेनाइजेशन के चलाते हुए काम कर रहा होगा।
विवान कहती है कि अच्छा है, इस इंसिडेंट के बाद काउंट की थोड़ी तो रेपुटेशन डाउन होगी होगी। टाइनी कहता है मुझे लगता है तुम लोग चीज़ों को काफ़ी गलत तरीके से ले रहे हो। अब काउंट की फैमिली जो चाहती थी कि प्रिंसेस से शादी करके वो अपने सारे सारे काले कारनामों को ठीक करना चाहती थी, वो अपने बेटे को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। विवान कहती है टाइनी क्या मतलब है तुम्हारा? प्रिंसेस उसकी बात सुनकर हंस देती है और कहती है कि मुझे पता था इनाम और सजा बराबर मिलनी चाहिए, उसके लिए आपका स्टेटस कोई मायने नहीं रखता। क्यों, सही कहा ना, यही मेरे डैड भी कहते हैं। मगर तुम्हें कम से कम एक थोड़ी सी तो चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए था। विवान कहती है कि हाँ सही बात, लेकिन मुझे क्यों घूर रही हो प्रिंसेस? आप बात नहीं काटना चाहती, लेकिन जो भी टैनी ने किया है वो कहीं ना कहीं तो लॉ के अगेंस्ट होता है, लेकिन नैतिकता से देखा जाए तो ये सही है। टैनी सोचने लगता है ये दोनों कभी बहन बन जाती हैं, कभी माँ बेटी, कभी बेस्ट फ्रेंड्स। इनका अलग ही कॉम्बिनेशन है। मुझे लगता है विवान को अच्छा लगता है बड़ी बहन या माँ बनना क्लोई का मतलब है प्रिंसेस। तभी प्रिंसेस कहती है कि टाइनी तुम क्या सोच रहे हो? टाइनी कहता है कि एडमंड काफी घमंड खा रहा था अपने नोबल स्टेटस का। ऐसी कोई पनिशमेंट नहीं जो उसने गुनाह किया उसके बराबर हो, बट कम से कम उसको अपनी फैमिली से बाहर निकाल देना ये भी कोई बुरा नहीं था। मगर इनके पीछे का जो भी इंटेंशन था उसको मुझे समझना होगा। विमान कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम्हारी सोच, सच में तुम बच्चे तो नहीं हो। प्रिंसेस कहती है ऐसा नहीं है, तुम्हारा पॉइंट ठीक है, मगर अभी तुम इतने मिच्योर नहीं हो कि सही और गलत को समझ सको। क्यों, सही कहा ना मून? टाइनी कहता है मून। प्रिंसेस कहती है हाँ, मुझे इसका नाम लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, लूनर मून। मैंने डिसाइड किया इसका नाम मैं मून रखूंगी, काफ़ी अच्छा लगता है ना गाना टाइनी। टाइनी कहता है एकदम से उसको देखते हुए, तुम्हें मुझे कोई ब्लेम नहीं करना या मुझसे डर नहीं लग रहा है? प्रिंसेस कहती है तुम्हें क्या लग रहा है कि मैंने पता नहीं करवाया होगा कि वो डार्क हेयर वाले बच्चे के बारे में जो फिलिस शहर में रहता है, कैसे उसने अंडरवर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म कर दिया और लोगों की मदद की वहाँ से निकलने में, न्यू लाइफ स्टार्ट करने में। ये इंसिडेंट भी कुछ ऐसा ही है। टाइनी मन में कहता है शुक्र है तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट तो हुआ, तुमने मेरी बात तो मान ली। तभी प्रिंसेस उसको टोंट मारते हुए कहती है कि लेकिन अगर ऐसा कुछ फ्यूचर में हो तो कम से कम मुझे बता देना। टैनी कहता है उफ ठीक है माय लेडी। हमारा सीन 3 दिन बाद का शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो काफिला काफी तेजी से जा रहा होता है। हम प्रिंसेस का काफिला देखते हुए देख रहे होते हैं, जो लिटरली काफी तेजी से जा रहा होता है। वो एकदम से रुक गया होता है। प्रिंसेस कहती है क्या हुआ? एकदम से एक सैनिक आकर कहता है कि एक एल्फ है, वो राइट के लिए कह रही है। उस एल्फ का नाम होता है एरिना। एरिना कहती है आपसे मिलकर अच्छा लगा प्रिंसेस, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? प्रिंसेस और विवान एल्फ को देखकर काफी खुश दिखाई दे रही होती है। टाइनी टाइनी उस एल्फ को देखकर कहता है कि एक सेकंड, ये क्या है? ये फिफ्थ सर्कल की ब्लैक मैजिशियन है। हमें बताया जाता है एल्फ की रेस के बारे में जो बहुत ज्यादा रेयर होती हैं, और वो अपने डिसेंसी, फेरी वाले लुक के लिए और अपनी ब्यूटी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस होती हैं। इनका एल्फ एल्फ हैलम किंगडम जो है वो वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में है। ये काफ़ी रेयर हैं कि रेयर ही आइसलैंड और अदर एम्पायर्स में जाते हैं, और जो कि मिडल ईस्ट में रहता है। मेजॉरिटी ऑफ जो एल्फ की रेस है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होती है, और ये बचपन से ही स्पिरिट टेमिंग में एक्सपर्ट होते हैं। इनकी पहचान है प्रियोरिटी, एथिक्स, पीस और लव। टाइनी पीछे से सोच रहा होता है कि एक 5 सर्कल की एल्फ क्या कर रही है यहाँ पे। प्रिंसेस कह रही होती है वाह एल्फ, आप किंगडम ऑफ वेयरवुल्फ से आए हैं ना, तो आपको वैलेंटिनो को पार करके कहीं जाना होगा क्या? एल्फ कहती है कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मेरे में इतना जानते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा आपके साथ चलने में। मैं जानती हूँ कि आपका कुछ विवाद चल रहा है वेयर बीस्ट के लैंड के साथ में, तो क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? प्रिंसेस कहती हैं अरे वो कोई खास बड़ी बात नहीं है, और हाँ तुम काफ़ी दूर से आई हो तो हमें ढेर सारी एडवेंचर की कहानी सुनानी पड़ेगी। एल्फ कहती है कि हाँ ज़रूर, मैंने क्या क्या एक्सप्लोर किया है मैं सब बताऊंगी। प्रिंसेस कहती है मैंने सुना है एल्फ जो हो है वो काफ़ी ट्रेन करते हैं इलाइट नाइट्स को अपनी एल्फ्स की आर्मी के लिए। एल्फ रिप्लाई देती है कि आपने एकदम सही सुना है, आपकी नॉलेज लगता है कि ये स्पिरिट आप ही की है आपकी नॉलेज को देखते हुए। प्रिंसेस कहती है नहीं नहीं नहीं, ये तो जो मेरे पीछे बच्चा खड़ा है उसकी है। एल्फ कहती है सिर्फ कुछ इंसान ही है जो स्पिरिट्स को टेम कर सकते हैं। टाइनी मन में सोच रहा होता है कि इसको सब पता है, ये सच में काफ़ी बुरा है। अगर ऐसा है तो चलो अब मैं अपना सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल करता हूँ। और सच में काफ़ी ज़्यादा क्यूट सा फेस बनाकर कहता है ओ भाई लिटरली कितना क्यूट लग रहा है।
तभी वो कहता है कि वाह, एल्फ मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम मिला हूँ किसी एल्फ से। मन मन में कभी नहीं सोचा था, और मैं इस कंडीशन में तुम आप लोगों से मिल पाऊंगा। मन में सोच रहा होता है कि मैं लिटरली इस कंडीशन में इनसे लड़ नहीं सकता। और विवान के पीछे से अजीब सी हरकतें करते हुए विवान को इरिटेट करने लगता है। और मन में सोच रहा होता है कि लूनर वुल्फ की एबिलिटी के बारे में इसको थोड़ा सा भी भनक नहीं है। ये लिटरली कुछ नहीं जानती, क्योंकि सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वही स्पीड की डिटेल्स जान सकता है। अच्छा है, मैं कैसे ये कहाँ से किस तरह का अटैक करूँ, मुझे सब कुछ प्लान करना होगा। लेकिन इतनी इंटेंस डिमोनिक एनर्जी को इसने कैसे हाइड कर रखा है। एल्फ कहती है कैसा हो कि मैं तुम्हें कुछ मैजिक दिखाऊं। और टाइनी मन में सोच रहा होता है कि काश पिछली लाइफ में मैंने अपनी एल्फ फ्रेंड की बात सुन ली होती। तो हमारे पास 12 थर्ड लेवल के माना नाइट्स हैं और फोर्थ लेवल की एक माना स्वॉर्ड यूज़र है। इस तरह तो ये मिशन इम्पॉसिबल है। एल्फ के ऊपर सुप्रेस सरप्राइज अटैक करना, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरे पास अभी भी अपना एक ट्रम्प कार्ड बचा हुआ है। लूनर वुल्फ एकदम से प्रिंसेस के पास से विवान के पास जंप मार देता है। प्रिंसेस कहती है लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही सलाह दिया। एल्फ कहती है कि ये सच में काफ़ी क्यूट बच्चा है, क्या मैं इसको एक बार हक कर सकती हूँ। वो लूनर वुल्फ के बारे में बात कर रही है गाइस, तो कुछ गलत मत समझना। टैनी कहता है कि तुम इसको हक करना चाहती हो, लो फिर। और एकदम से उसके पास जाता है और वुल्फ और टाइनी एल्फ पर अटैक कर देते हैं। और एल्फ खुद को डिफेंड करती है, तभी साइड में दिखता है कि उसके लिटरली पेट के अंदर एक स्वॉर्ड घुस चुकी है। और वो स्वॉर्ड किसी और की नहीं, विवान की होती है। सारे नाइट्स कहते हैं ये तो डिमोनिक एनर्जी है, ये ब्लैक मैजिशियन है। एल्फ प्रिंसेस से कहती है तुम्हें कब पता चल गया था। प्रिंसेस कहती है मैंने टाइनी की सोच को देख लिया था जब मेरे हाथ में मून था, क्योंकि मून के थ्रू मैंने सारी चीज़ों को देख लिया था। तो जब मून विवान के हाथ में गया तो उसने भी सारा प्लान उसको समझा दिया। एल्फ वहां से तेजी से निकलने लगती है। टाइनी कहता है धत तेरी की, हमने इसका हार्ट मिस कर दिया। विवान चिल्लाती है, कहती है अटैक करो सब। सारे नेट अटैक करने लगते हैं। तुरंत टाइनी भी अपने मेस से अटैक कर रहा होता है और उसका लिटरली मेस पूरी ताकत से अटैक करने के बाद बाउंस हो जाता है। दूसरी तरफ विवान भी अटैक कर देती है। एल्फ चिल्लाती है तुम कमीने इंसान मेरे ऊपर अटैक करोगे, और विवान को पीछे हटा देती है। टाइनी की टाइनी उसको घूर रहा होता है और कहता है कि कैसे पता चलेगा कि मैं इस पे कहाँ से अटैक करूं। तुम्हें नहीं पता कि तुम लोग कितनी गंदी स्मेल है कि मैं तुम्हें दूर से भी सूंघ सकता हूँ, ब्लैक मैजिशियंस। एल्फ लिटरली वहां से भागने की कोशिश करने लगती है, और वो जैसे तो वहां से भाग रही है टाइनी का अटैक करता है और एल्फ वहीं पे गुस्से से फट जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ गेम खेलने की। टाइनी कहता है ये तभी हर तरफ से डिमोनिक एनर्जी एकदम से उसके ऊपर अटैक कर देती है। खुद को बचाते हुए कहता है आयरन बॉडी। और भाई उसके लिटरली आसपास में एक मस्त सी बॉडी बन जाती है, और वो उससे उस डिमोनिक एनर्जी के अटैक से बच जाता है। और कहता है इस लाइफ में पहली बार मैंने आयरन बॉडी का इस्तेमाल करा है, ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज था। तभी विवान चिल्लाती है कि अपनी शील्ड को वीक मत होने दो और ख़त्म करो इन राक्षसों की पूजा करने वालों को। सारे सारे नाइट उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और हमें सारे सारे नाइट जैसे ही उस एल्फ के पास जाता है, एल्फ चिल्लाते कहती है कि तुम सारे सारे कचरे कहीं के, और उनके वो कहती है भागो यहाँ से। और एक अजीब सा अटैक करती है, सारे सारे दूर चले जाते हैं। टाइनी जो होता है लूनर वुल्फ के ऊपर कहता है कि अब लूनर वुल्फ तुम्हें मुझे मिलके इसके साथ में फाइट करनी होगी। और वो बहुत तेजी की तरफ से एल्फ की तरफ बढ़ रहा होता है, और एल्फ की तरफ बढ़ते हुए वो एक खतरनाक सा अटैक करता है उसके डिफेंस के ऊपर। और डिफेंस का अटैक करते हुए उसके पार चला जाता है। एल्फ भी उसे घूर के देखती है, और तभी पीछे से विवान और एक नाइट उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। एल्फ किसी तरह से खुद को बचाती है और कहती है कि तुम सारे के सारे, अब मुझे लगा था एटलीस्ट एक तो मर गया होगा, लेकिन नहीं, तुम में से कोई भी नहीं मरा, लेकिन अब मैं तुम सबको मार डालूंगी। तभी विवान कहती है कि अच्छा तो मैं क्या करूं, तुम्हारे इस जोक पे हंसूं क्या। टाइनी कहता है ये सब बातें छोड़ो, इसे खत्म करो जल्दी से। और विवान एक सीधा सा स्ट्रेट स्लैश करती है उसके डिफेंस के ऊपर। हमारी एल्फ कहती है तुम हराम, गाली दे रही होती है उसका मतलब बेसिकली। तभी टाइनी पीछे से आता है और उसके ऑर्फ के ऊपर एक खतरनाक सा अटैक करता है, और ऑर्फ सीधा जाके जमीन पर लड़ जाता है। और हमें दिखाया जा रहा था टाइनी कहता है कि तत् तेरी की ये भी काम नहीं करा। तभी विवान चिल्लाती है सब के सब लोग खत्म करो इसको जल्दी से। हमारी एल्फ खड़े होते कह रही हो कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई। तो हमारे हमें दिखाया जा टाइनी और विवान ऊपर से नीचे की तरफ उतर रहे होते, कह रहे होते कि ओह शिट ये अभी तक फाइन एकदम ठीक है। तभी जो एल्फ होती है कहती है कि
चाहे मेरी लाइफ चली जाए, मैं तुम सब लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और अपना सारा का सारा माना जमीन के अंदर डाल देती है और सीधा हमारी प्रिंसेस के ऊपर अटैक कर रही होती है। विवान बीच में आकर उस अटैक को रोक लेती है और उस अटैक को वहीं से काट देती है। तो और हमें दिखाया जा रहा होता है वो उस अटैक को काटते हुए कह रही होती है कि सब लोग प्रिंसेस को भी ध्यान रखो कि उसे बचाना है। और तभी के एल्फ जो है कहीं दूर की तरफ भागने लगती है और हमारी विवान उसे देख के कह रही होती है ये तो। और हमें दिखाया था वो कोई और नहीं होता, टाइनी होता है जो उसका पीछा कर रहा होता है काफी ज्यादा तेजी से। और कह रहा होता है कि ये फ्लेम मेरे को रोक नहीं सकती। और अच्छा हुआ कि मैंने कुछ इम्प्रूवमेंट कर ली अपने आयरन बॉडी की वजह से अपनी ताकत में। क्योंकि जब मैंने पिछली पिछली बार आयरन बॉडी सीखी थी तो तब मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका था, मुझे उसको याद करना होगा। तभी वो हमारी विवान की तरफ देखता कहता है कि अभी। और वो दो के दोनों एकदम से वापस से एल्फ के पास पहुंच जाते हैं और एल्फ के ऊपर उसके डिफेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वो कह रहा टाइनी काफी खुश दिखाई दे रहा है, कह रहा था कि ये काम कर रहा है। और भाई वो बहुत खतरनाक सा अटैक करते हैं और हवा में ही उसका जो डिफेंस होता है टूट जाता है। और एल्फ और जो विवान होती है और टाइनी तीनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में गिरने लगते हैं। टाइनी को हमारा जो मून होता है वो बचा लेता है, उस टाइनी के मुंह से खून निकल आ रहा है। टाइनी तुरंत अपनी आंखें खोलता देखता है कि जो एल्फ होती है वो काफी ज्यादा चोटिल हो गई होती है। और वो वापस से वुल्फ के ऊपर बैठ के कहता है कि वुल्फ अब हम सिर्फ में एक बार और करना है और इसको खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ से विवान भी काफी तेजी से कहती है कि हाँ सिर्फ एक अटैक और ये खत्म हो जाएगी। तभी एल्फ अपना सबसे खतरनाक अटैक प्लान करती है और कहती है कि तुम लो लेवल के ह्यूमन कहीं के, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे खत्म कर दोगे। तभी विवान में सोच रही होती है कि इसके बाद अभी भी इतनी स्ट्रेंथ बाकी है। टाइनी जो उसकी अटैक के बीच में से उसका अटैक काटते हुए जा रहा होता है और कह रहा होता है सिर्फ एक मोर, ये सिर्फ एक और लिटरली वो अपनी पूरी ताकत अपने मेस में लगा के उसके ऊपर अटैक कर देता है। और तभी हमारी विवान चिल्लाती है कि जाओ उसे जल्दी से खत्म करो। एक नाइट कहता है यस मैम, और जैसे उसके पास जाता है तुरंत टाइनी और सब लोग शॉक हो जाते हैं। क्या टाइनी देख रहा होता है ये भाग रही है, नहीं ये भाग नहीं रही है। और हमारी जो एल्फ होती है कह रही होती है कि ए मेरे शैतान मुझे थोड़ी ताकत दो। और उसके पीछे खतरनाक सा एक शैतान होता है। टाइनी मन में सोच रहा होता है कि ये तो वही है ना जब डीमन की पूजा करने वाले, जब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं रहता तो वो अपनी बॉडी का सेक्रीफाइस करके अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। इसको सेल्फ इमोलेशन कहते हैं ना। और वो चिल्ला रही होती है जलो सारे के सारे। और वो अपना मानस सबको जलाने की कोशिश कर रही होती है, सारे नाइट्स इस तरह से होल्ड कर रहे होते हैं। और टाइनी मन सोच रहा होता है कि जो नाइट्स थे वो ऑलरेडी अपनी लिमिट्स तक आ चुके हैं, हमें कुछ ना कुछ करना होगा ये एक्सप्लोसिव अटैक्स को काउंटर करने के लिए। और वो कहता है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें क्लोई को इस लड़ाई में लाना पड़ेगा। और भाई हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करते हुए एक खतरनाक सा अटैक करते हुए कहती है कि लाइट। और भाई साहब हमें दिखाया जा रहा होता है कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ लाइट हो गई है। अब क्या क्लोई के पास कोई स्पेशल पावर है या ये तो अब हमें एपिसोड तो हमें कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है ताकत जो हासिल होती है वैराग्य से और ब्लेसिंग से। और इस ताकत का नाम है डिवाइन पावर। ये हम क्वालिफाई कर सकते हैं प्रीस्ट की ब्लेसिंग से। और इस ताकत को कुछ लोगों को जन्मजात मिल जाती है। और जिन लोगों को भी जन्मजात मिलती है वो लोग कहलाते हैं नाइट और सेंटनेस। ये लोग काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं। हमें दिखाया जा रहा है क्लोई जो एक स्पेल कास्ट कर रही होती है, वो कहती है कैलरिक और आसपास उसकी प्योरिटी और लाइट फैल रही होती है जो एल्फ की डार्कनेस को काट रही होती है। हमें दिखाया जाता है नाइट जो काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं और कह रहे होते हैं कैसे हमारी लेडी ये सब कैसे कर पा रही हैं। और हमारा टाइनी जो मन में सोच रहा होता है कि इवन नाइट्स को भी नहीं पता। मुझे लगता है कि स्वॉर्ड एम्परर काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे इस बात को अपने घर से बाहर निकालने के लिए। और क्लोई वो सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन इस पोजीशन पे जिस चीज़ पे अभी वो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमज़ोर दिखाई दे रही है मेरे को। बट ये काफ़ी है इस 5 सर्कल की डार्क एल्फ को हराने के लिए। और हमें दिखाया जा रहा था उसकी ताकत जो है वो डार्क एल्फ तक पहुंच चुकी होती है। और डार्क एल्फ काफ़ी तेज़ी से चिल्लाती है और वो ज़मीन पर धड़ाम से आगे गिरती है और चिल्ला रही होती है ये नहीं हो सकता, मैं तुम जैसे कीड़ों मकोड़ों से नहीं हार सकती। तभी उसके सर पे टन से आता है टाइनी और अपने हथौड़े से मारता है और वो बेहोश हो जाती है। टाइनी कहता है लगता है मैंने कुछ ज़्यादा तेज से मार दिया, ये तो बेहोश हो गई, ये तो निपट ली। तभी पीछे से क्लोई चिल्लाते हुए आती है कि टाइनी उसे मारना मत। टाइनी कहता है क्या हुआ। तो वो चिल्लाते हुए कहती है क्लोई तुम्हें नहीं लगता हमें इससे कुछ क्वेश्चन पूछने चाहिए। टाइनी कहता है क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस। तभी क्लोई से क्लियर करते हुए कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि इसकी ईवल एनर्जी मैं क्यों नहीं फील कर पाई थी, कि ये इतनी ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकती है कि अपनी एनर्जी को सप्रेस कर ले। मैं एक कैलरिक हूँ, मुझे इस बारे में जानना ही होगा। टाइनी कहता है ओह सॉरी 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 मैं इस चीज़ को भूल चुका था। क्लोई कहती है क्या मुझे इसको अब हील करना चाहिए अपनी डिवाइन पावर से ना, मुझे तो नहीं लगता। तभी टाइनी पीछे से कहता है कि मैं तुम्हें सजेशन दूंगा कि तुम एक कोई भी चीज़ चुन लो, तुम इसे हील करना है हील कर दो, मारना है तो मार दो। तभी क्लोई कहती है ठीक है
मुझे ऐसे मार देना ही सही चाहिए, और वो अपना स्पेल कास्ट करती है और हमें दिखाया जाता है डार्क प्लेन एक धूल की तरह मिल गई होती है। हमारा टाइनी सोच रहा होता है कि एक ब्लैक विज़र्ड की डेथ ऐसे। तभी सारे नाइट पीछे चिल्लाते हैं, मिस आप तो काफ़ी ज़्यादा ऑसम है, आप तो कैलोरिक हैं, ये काफ़ी ऑसम था। और हमारी क्लोई कहती है कि मेरा सीक्रेट फाइनली रिवील हो चुका है। मुझे लगता है ये जंग मैं खुद ही हार चुकी हूँ। तभी वो टैनी की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम्हें कब से और कैसे पता था मेरी ताकत के बारे में? टैनी कहता है कि क्या पता था? तभी वो कहती है कि इन सारे सारे सरप्राइज़ है, लेकिन तुम सरप्राइज़ नहीं हो। तुम्हें क्या मेरी ताकत के बारे में सच में पहले से पता था? टैनी कहता है हाँ, मुझे पता था। वो काफ़ी शॉक होते कहती है कि कैसे? ये तो मेरी फैमिली का काफ़ी ज़्यादा डीप सीक्रेट है। तभी टैनी रिप्लाई देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊँगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँगा। और क्लोई स्माइल करते हुए कहती है ठीक है। टाइनी मन में सोच रहा था क्या इतना ईज़ी था? तभी टाइनी से कहता है कि ये ब्लैक विज़ार्ड पता है मेरे पीछे क्यों आई? क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आने से पहले गड़बड़ कर दी हैं। तो तुम मुझ पे शाउट नहीं करोगे, मुझ पे चिल्लाओगी नहीं? तभी जो हमारी क्लोई होती है बड़े प्यारा सा चेहरा बनाते हुए कहती है कि तुम क्या एडमंड की बात कर रहे हो? तभी हमारा टाइनी कहता है क्या? नहीं ऐसा नहीं है, उससे भी काफ़ी खतरनाक चीज़ें जो मेरे पीछे पड़ी हुई है, और वो सारे के सारे डार्क एल्फ्स इस टाइप से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। तभी क्लोई बहुत सीरियस सा लुक बनाते हुए कहती है कि तुम्हें पता है हम नोबल्स हैं, हमारा फर्ज है लोगों की हिफाजत करना और इन दानवों की पूजा करने वालों को मारना। इसमें चाहे मैं खुद भी क्यों ना मर जाऊँ, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही वीक थी। तुम अपने आप को ब्लेम मत करो। टाइनी मन में सोच रहा होता है कि ये पहले भी ऐसी ही थी। तभी वो टाइनी सर पे हाथ रखते हुए कहती है कि तुम मेरे बारे में फ़िक्र कर रहे हो। टाइनी कहता है ओह! मेरा सर मत सहलाओ। तभी वो क्लोई कहती है तुम कितनी क्यूट हो। अच्छा लगा कि तुम फाइनली एक बच्चे की तरह एक्ट कर रहे हो। पीछे से विवान कहती है कि आप इसे क्यूट मत बोलिए, काफ़ी ज़्यादा चिढ़ रहा है। तभी वो कहता है कि टाइनी कहता है मुझे ये सब पसंद नहीं है। तुम समझते क्या हो कि मैं कितना बूढ़ा हूँ? ये मन में सोच रहा होता है। तभी विवान कहती है कि तुम अभी भी बच्चे ही हो। वो भाई लिटरली घूरते हुए विवान को कहता है कि क्या बोले तुम? विवान उसका गाल खींचते कहती है कि तुम्हें बच्चे वर्ड से काफ़ी ज़्यादा नफ़रत है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा बड़े हो। अपने नॉर्मल तरीके से ही बिहेव करा करो। तभी टाइनी चिढ़ाते कहता है ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हें समझ में आ रही है? तुम नासमझ कहीं की, और उसको वो उसे चिढ़ा रही होती है। और हमें दिखाया जाता है क्लोई जो सोच रही होती है कि आखिरकार ये ऐसा कैसे पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे सबसे पहले इस आस-पास की सिटी में रिपोर्ट करना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ट्रिवेन का फ्रंट गेट। तो ट्रिवेन एक जगह का नाम है। तो हमारा जो टाइनी वन सोच रहा होता है कि स्वॉर्ड एम्परर सच में अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। और हमें दिखाया जा रहा था क्लोई जो काफ़ी शर्मा रही होती, कह रही होती कि डैड आपको इतनी ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, इतना सब कुछ नहीं करना चाहिए था। आस-पास लोग खड़े होते कह रहे होते हैं कि ये क्या है? वॉव! ये कितना ऑसम है। और हमें दिखाया जाता है काफ़ी सारी ट्रूप्स जो हैं उसकी हमारी क्लोई की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और वो होती है ब्लू विंग की नाइट्स। ये काफ़ी खतरनाक ट्रूप्स हैं, और हमें दिखाया जा रहा होता है वो सारे के सारे एकदम डिसिप्लिन दिखाई दे रहे होते हैं। टाइनी वन सोच रहा होता है कि ये सच में काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, जैसा कि मैं सोच सकता था स्वॉर्ड एम्परर से। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो सारे के सारे क्लोई के सामने झुक गए होते हैं और अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, और उनका कमांडर सामने आते कहता है कि मैम मैं हूँ वाइस लीडर ब्लू विंग नाइट ट्रूप्स का, और ये है मेरे 104 लोग। हम आपको ग्रीटिंग करते हैं माय लेडी। तो अभी हमें दिखाया जा रहा होता है वो कहती है अरे आपको इतना ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है ग्रैंड, और इतने सारे नाइट्स को लाने की क्या ज़रूरत थी, तुम खड़े हो सकते हो। तभी हमारा ग्रैंड कहता है कि मैंने तो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करे हैं, और आपको पता है ना कि आपके हेल्थ हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके पिताजी आपके बारे में कितनी ज़्यादा फिक्र करते हैं। और हमें दिखाया जा होता है कि ये होता है ग्रैंड क्लेमेट नाइट ऑफ स्पीड। ये नाइट ऑफ स्पीड क्यों कहा जाता है इससे आपको आगे पता चल जाएगा। फिरते हुए कहती है कि मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ, और उन्होंने तुम्हें यहाँ बेच के काफ़ी ज़्यादा कुछ कर दिया है। ग्रैंड सफाई देते हुए कहता है कि वो एक्चुअली आपके ऊपर ब्लैक विज़ार्ड ने अटैक किया था ना, और यहाँ पे वैसे भी इमरजेंसी है, तो मैं खुद आया हूँ आपकी सेफ्टी के लिए। क्लोई कहती है इमरजेंसी? तभी ग्रैंड सारी चीज़ें क्लियर करते हुए कहता है कि एक्चुअली कुछ महीने पहले ही जो तो आपकी फैमिली का ट्रेजर था टेम्पस, वो कहीं गायब हो चुका है। क्लोई काफ़ी शॉक होते हुए कहती है कि टेम्पस गायब हो गया कैसे? टाइनी सोच रहा होता है कि वेट टेम्पस, ये तो, और वो एकदम से उसके मन में कुछ आता है। वो क्लोई से पूछता है कि ये जो तुम्हारा ट्रेजर गायब हुआ है किसी तरह का आर्टिफैक्ट है ना? तभी क्लोई कहती है कि हाँ तुमने सही बोला। तो कहता है कि तो मैंने सही नहीं बोला, वो हकीकत में आर्टिफैक्ट है। तभी जो क्लोई होती है काफ़ी शौक में आते हुए कहती है, परेशान दिखते हुए कहती है कि क्या तुम्हें पता है उस सीक्रेट के बारे में? ये हमारी फैमिली के हेड को पता है, या कुछ खास लोगों को ही। तो तुम्हें कैसे पता है कि वो सस्पेक्ट एक आर्टिफैक्ट है? तभी जो टाइनी होता है वो गहरी सांस लेते हुए कहता है कि तो ऐसा होना था। तभी वो बहुत अजीब सी स्माइल हंसते हुए कहता है कि मुझे पता है कि जो आपकी फैमिली का ट्रेजर है वो कहाँ गायब हो चुका है। सारे सारे शौक में दिखाई दे रहे होते हैं, इवन ग्रैंड भी शौक में दिखाई दे रहा होता है। कुली कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला? तो हमें दिखाया जा रहा होता है कि टाइनी एकदम से ही जो हमारा स्वॉर्ड एम्परर के सामने खड़ा होता है, और वो कह रहा होता है अपने मन में फाइनली मैं तुमसे मिल ही गया, अब मैं तुम्हें सारी की सारी कहानी बताऊंगा। तो गाइस ये थी
अभी तक की स्टोरी तो होता है कि एरन जो प्रिंसेस को एस्कॉर्ट करते हुए महल की तरफ लेके जा रहा होता है और मन में सोच रहा होता है इस बच्चे को कैसे पता है इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब चीज़ों के पीछे का रीज़न। तभी वो क्या अपने साथ में चलते हुए नाइट से पूछता है कि ये बच्चा कौन है। तभी नाइट कहता है कि क्या आप टाइनी की बात कर रहे हैं। वो अपने मन में सोच रहा था टाइनी की नाम मैंने कभी कहीं ना कहीं तो सुना हुआ लग रहा है। तभी जो नाइट होता है बताता है कि ये एक बहुत कमाल का बच्चा है, इसने बहुत बड़ा रोल रोल निभाया था जब हम लोग ब्लैक मैजिशियन से लड़ रही थी हमारी लेडी, और वो लिटरली एक्सपर्ट बन चुका है स्किल्स के अंदर। तभी गरन काफी शौक होता है, कहता है कि एक्सपर्ट बन चुका है स्किल्स के अंदर इतनी छोटी सी एज में। अपने मन में सोच रहा होता है कि इवन जो 7 ग्रेट नाइट्स हैं वो भी अभी तक ये सब कुछ हासिल नहीं कर पाए अपनी इतनी छोटी सी, सिर्फ कुछ ही नाइट्स हैं जो मास्टर कर पाए हैं कुछ चीज़ों को। ये सच में काफ़ी ज़्यादा जीनियस है, नहीं ये एक मॉन्स्टर है। तभी हमें दिखाया जा रहा है वो अपने मन में सोच रहा था कि अगर हमारी फैमिली ने इसको सपोर्ट किया तो कितना सही रहेगा। तभी वो कुछ याद करके काफ़ी शौक में आता है, कहता है कि वेट एक मिनट मुझे याद आया टाइनी। तभी वो उसके पीछे जो नाइट बात कर रहा होता है उससे पूछता है कि तो आपको क्या लग रहा है कि क्या हुआ, आप एकदम एकदम को चेहरे का रंग चेंज हो गया। तभी वो कहता है कि मुझे अभी याद आया कि फिलिस शहर से जिसने लेटर भेजा था वो कोई और नहीं, वो टाइनी था, क्योंकि वो काफ़ी अनकॉमन नेम था और मुझे पक्का श्योर हूँ कि ये वही बच्चा है। हमें दिखाया जा रहा होता है कि क्लोई जो आसपास के नज़ारों को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। और तभी टाइनी से कहता है कि तुम्हें लिली के फ्लावर काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्या। वो कहती है हाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे पापा और मम्मी को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और मेरे घर में जो लोग सब लोग जा चुके हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। हम लोगों ने इसी के नाम पे अपना सरनेम रख लिया है। तभी टाइनी कहता है कि हाँ तुम्हें ये चीज़ काफ़ी शूट भी करती है। तभी वो कहती है कि जो विवान होती है वो कहती है कि तुम्हें तो पता ही होगा ड्यूक और उसकी वाइफ की प्यार की कहानी कितनी ज़्यादा फेमस है, और जो ड्यूक हैं वो सिर्फ एक ही औरत से प्यार करते रहे। तो वो कहता है कि टाइनी कहता है मुझे तो नहीं लगता। और उसके बाद में उन्हें ड्यूक की कहानी बताई जा रही होती है। तो हमें दिखाया जा रहा होता है कि ड्यूक जो हमारा टाइनी होता है मन में सोच रहा होता है कि मुझे याद है कि ड्यूक को ये फ्लावर काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात, वो एक चीज़ कभी भी नहीं भूले और काफ़ी ज़्यादा क्रीपी स्माइल दे रहा होता है। तभी क्या होता है कि मैं अब सारी सारी सिचुएशन समझ चुका हूँ और मुझे उनका सीक्रेट भी पता है, और मैं अपनी पास्ट लाइफ की गलतियाँ इस लाइफ में नहीं दोहराऊंगा। तभी हमें दिखाया जा रहा था अपने हाथों देखते हुए सोच रहा होता है कि मुझे उन्हें जल्दी जल्दी ढूंढना होगा और अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग करना होगा। मुझे जल्दी जल्दी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी और अपने ऑरा मास्टर को और अच्छे लेवल पे लेके जाना होगा, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी जो है वो अभी सिर्फ और सिर्फ ताकतवर होने की है। और मुझे ऑरा स्विच करना भी सीखना होगा, क्योंकि जो डीमंस के कमांडर हैं वो मेरे से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे, हम सब के सब मिलके भी उनको नहीं हरा पाए थे। अपने मन में ये सब चीज़ें सोच रहा होता, कह रहा होता कि अगली बार इस लाइफ में जब भी मेरे सामने वो लोग आएंगे मैं उनकी खोपड़ी तोड़ दूंगा। तभी हमारा सीनशिप होता है, हमें दिखाया जाता है वैलेंटिनो का, जो एक वैलेंटिया ड्यूक का कासल होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, वो इवन एस्ट्रियन एम्पायर का 10 गुना होता है। सारे सारे नाइट चिल्ला रहे होते हैं कि हम वैलेंटिनो पहुंच गए, हम लोग अपने अपने घर आ चुके हैं। जो क्लोई होती है वो कह रही होती है कि तो टाइनी को देखते हुए कह रही होती है कि तो आप वैलेंटिनो में आपका स्वागत है टाइनी जी। टाइनी कहता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है इस लाइफ में। तभी वो कहती है कि इस लाइफ में तुम्हारा क्या मतलब है। तो वो दोनों आपस में बात कर रही होती है, तभी हमें दिखाया जा रहा होता है सामने से जो स्वॉर्ड एम्परर होता है वो रोता हुआ आ रहा होता है, कहता है क्लोई मेरी बच्ची। और हमें दिखाया जा रहा होता है वो आते ही रोते हुए आके क्लोई को हक करने लग जाता है। क्लोई धीरे से साइड में होकर उससे बच जाती है। और हमारा जो स्वॉर्ड एम्परर होता है वो रोते हुए कह रहा होता है तुम ठीक तो हो ना। तभी क्लोई चिढ़ते हुए कहती है कि सब लोग देख रहे हैं, क्या आप थोड़ी सी अपनी डिग्निटी मेंटेन नहीं कर सकते फादर। तभी वो कहता है कि एक बाप अपनी बेटी से मिलना चाहता है, एक अपने बाप अपनी बेटी के लिए परेशान हो रहा है, इसमें डिग्निटी की बात कहाँ से आ गई। और मैं अपने आप को पिटीफुल फील होना मैं अलाउ करवाता हूँ, क्योंकि मैं एक राजा से पहले एक बाप भी तो हूँ। और मैं सारे सारे नाइट से माफ़ी चाहूँगा कि तुम लोग सारे के सारे इतने ज़्यादा परेशान हुए। तो आप सब लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है, और मैं क्लोई को सेफली लाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मैं अपना ग्रेटिट्यूड आप लोगों को दिखाता हूँ। और मैं लॉर्ड ऑफ वैलेंटाइन आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, साथ ही साथ क्लोई का फादर होने के नाते भी आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और हंसते हुए कह रहा होता है कि आज मैंने एक पार्टी का बंदोबस्त करा है, तो सब लोग जितना मन करे उतने मजे करना। सब लोग घुटने पे झुकते हुए कहते हैं यस सर। और हमें दिखाया जा रहा होता है वो क्लोई के पास आते हुए पूछता है कि ये बच्चा कौन है। तो हमारा जो टाइनी होता है मैंने सोच रहा था तो तुम मुझे नहीं जानते। तभी जो क्लोई होती है हंसते कहती है कि मैंने आपको इन्फॉर्म किया तो था इसके बारे में, ये वही है जिसने मेरी मदद कर दी ब्लैक मैजिशियन को हराने की। तभी जो हमारा किंग होता है कहता है सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो एकदम से भूल गया था, इतना सारे स्ट्रेस में मैं सारी सारी चीज़ें भूल चुका था। तभी वो एकदम गुस्से की नज़र से आते आते हुए हमारा टाइनी के पास बढ़ता कहता है कि तो तुम सच सच बताना तुम चाहते क्या हो।
तुम्हें कैसे पता है टेम्पस के बारे में सारी की सारी चीज़ें। सब लोग डर जाते हैं और कहते हो, सब लोग एकदम से डरते हुए कहते हैं टाइनी प्लीज़ टाइनी कुछ उल्टा सीधा मत बोल देना। वो भाई लिटरली जो किंग होता है वो काफ़ी गुस्से में उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हें एड कैसे पता तुम्हें बच्चे सच सच बताओ। तभी हमें दिखाया जाता है टाइनी उसके प्रेशर से दब रहा होता है और उसने जो ताकत का इस्तेमाल किया होता है उसका नाम होता है सोल प्रेशर। टाइनी सोच रहा होता है अच्छा तो ये है स्वॉर्ड एम्परर की जवानी की ताकत। ये काफ़ी अच्छी ऑरा यूज़र है। लेकिन जैसे एस्थीना ने मुझे बताया था वो भी एक ऑरा यूज़र काफ़ी खतरनाक थी और जैसा कि मुझे जेरिक ने बताया था जो कि एक खतरनाक और स्वॉर्ड यूज़र था और साथ ही साथ एक ऑरा मास्टर भी। इन सब सब लोगों की ताकत मेरी इस लाइफ में इन सब के साथ करेगी ट्रेनिंग। इस सब कुछ मेरे इस लाइफ में काम आने वाली है और वो अपने ऑरा को रिलीज कर देता है और मुझे दिखाया जा रहा होता है कि वो एकदम से कहता है कि पहले ये सही नहीं होगा कि हम लोग थोड़ी सी बात कर लें। तो हमारा जो किंग होता है वो भी काफ़ी शौक रहता है, कहता है कि ये कैसे हुआ। तभी जो क्लोई बीच में आते कहती है कि फादर जो टाइनी है बहुत ज़्यादा यंग है तो आप अपने ये इरिस्पॉन्सिबल एक्ट करके इसको चोटिल मत कर देना। तभी हमारा जो किंग होता है कह रहा होता है कि तुम कितने एरोगेंट हो बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम मेरा सामना कर सकते हो। तभी तो टाइनी कहता है मुझे माफ़ करनी करिएगा, मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ, मैं आपसे छोटी सी बात करना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ आपको सारी चीज़ों के बारे में सब कुछ बताना चाहता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होता है वो लोग केबिन टाइप में आ चुके होते हैं जहाँ पे यूकिंग का केबिन होता है और वो पूछ रहा होता है कि तो तुम मुझे बताओ कि ये टेम्पस कैसे गायब हो गया। तभी कहता है हाँ सर मैं बिल्कुल बताऊंगा। तभी वो एकदम से कहता है कि सर एक चीज़ और, मुझे कुछ और चीज़ें भी आपसे शेयर करनी है। तभी किंग कहता है हाँ हाँ बिल्कुल शुरू करो बोलना। तभी वो कहता है कि टेम्पस ये एक एंशंट वर्ड है जो मैंने सुना था और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी पिछली बार जब काफ़ी महीने पहले जंग से ये आपका खजाना गायब हो चुका था। और इसका रीज़न है जो आप पावर पोजेस करते हैं वो टाइम में वापस करने जाने के लिए वही टेम्पस की पावर को भी कहीं ना कहीं से इफेक्ट करती है। तो इसी वजह से मैं पीछे आ चुका हूँ समय में, तो इसी वजह से आपका टेम्पस भी गायब हो चुका है। तभी जो हमारा किंग होता है वो गुस्से में एकदम गुस्से में बन जाते हुए कहता है कि अपने शब्द को थोड़ा सोच समझ के बोलो बच्चे। तभी वो कहता है कि मैं सब कुछ सोच समझ के ही बोल रहा हूँ और वो उस डिजास्टर की शुरुआत है जो अब से 2 दशक बाद होगा। तो आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। तभी हमें दिखाया जाता है वो पूरी पूरी स्टोरी बता देता है। हमारा जो किंग होता है मैंने सोच रहा होता है कि मैं ये सारी चीज़ें अज्यूम तो कर पा रहा था कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन इतनी बेहतरीन स्टोरी तुमने बनाई ये एक बच्चे के बस की बात तो नहीं है। और जैसा कि तुमने मुझे बताया कि जो फर्स्ट हैमर ड्रॉप ने बनाया गार्डियंस की ट्री से सारी चीज़ें तुमने मुझे बताई हैं ग्रेट वॉरियर ऑर्क के बारे में उनके ट्राइब्स के बारे में। वो सब लोग एक साथ आ गए और वो हम सब लोगों ने साथ में मिलके एक अलायंस क्रिएट करी और सब लोगों ने कन्फ्रंट करा मॉन्स्टर्स को। और तुम कहना चाहते हो कि जब मुझे मौका मिला टेम्पस को यूज़ करने का और वापस आने का मैंने अपने आप को एक सेक्रीफाइस कर दिया जबकि मैं सबसे ज़्यादा खतरनाक सुपर ह्यूमन था। तो मैंने अपने आप के बजाय तुम्हें चुना, यही कहना चाहते हो ना तुम। और जैसा कि तुम मेरे से कहना चाहते हो कि इन सब वजह से ही मेरा टेम्पस जो है वो गायब हो चुका है। तो मैं तुमसे सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास क्या चीज़ें हैं और क्या इसका प्रूफ है कि ये स्टोरी सच्ची है। तभी वो अपनी बातों को ख़त्म ही करते कहता है लेकिन मैं एक चीज़ अभी भी अपने खुद के डिसीजन से नहीं शेयर कर पा रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा टैलेंट है कि मैंने तुम्हें वापस भेजा। तभी वो टाइनी वन सोच रहा होता है कि ये मेरा कुछ चीज़ें उल्टी सीधी नहीं पड़ रही हैं। तभी हमारा जो किंग होता है कहता है कि तो तुम्हारी पिछली लाइफ में तुमने ऐसी कौन सी अथॉरिटी थी जो तुमने हासिल कर ली थी कि पूरे मैनकाइंड का फ्यूचर और डीमन किंग को हराने की जिम्मेदारी मैंने तुम्हारे ऊपर दे दी। और अपने हाथ टेबल मारते हुए अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है कि तुम वापस आए हो लेकिन मैं नहीं, ऐसा क्यों।